या तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो गैस भरी हुई होती है वो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होती है, वो भी एक हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है। स्कूबा डाइवर्स एक हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है। और म्यूजियम्स के अंदर जो चीजें रखी जाती है काफी टाइम तक, जो फ्रेश रहती हैं, वो भी ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन थी। श्रिंक और स्वेल, अपना हाथ जो है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, वो श्रिंकनेस की एप्लीकेशन है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ, इसे 2 मिनट घर पे बैठ के सोचिएगा, और अगर नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है? हेनरी लॉ का क्वेश्चन है ये, ट्राई करना इसको। कोई क्वेश्चन थोड़ी ना दिया था मैंने होमवर्क में, ये दिया था? कोई सवाल दिया था क्या करने के लिए? जेई का सवाल है, ट्राई करना सॉल्व करने की करके। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ के सॉलिड स्टेट चालू करेंगे। हेनरी कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन 10⁵ atm दे रखा है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 in air is 0.8. Calculate number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure. ट्राई कर लेना इसको, सवाल लिख लो, एक पेज की स्पेस छोड़ देना। ठीक है? मैं ये बता देता हूँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भाई कि आपके पास किसी रूम में एयर है जिसमें नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 है। ठीक है? अगर अपन उस रूम में 10 मोल्स ऑफ वाटर छोड़ दें एट इतना टेम्परेचर एंड इतना प्रेशर, तो कितने मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये पूछा है आपसे। ठीक है? सवाल समझ में आया? आपके पास किसी रूम में एयर है और उस रूम में एयर का मोल फ्रैक्शन 0.8 है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम के एग्जांपल ले लो, उस रूम में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 है। अगर मैं आपके रूम में 10 मोल्स ऑफ वाटर छोड़ दूं और इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर मैंने मेंटेन कर रखा है आपके रूम का, तो बताओ वो जो 10 मोल्स ऑफ वाटर मैंने आपके रूम के अंदर छोड़ी हैं, वो 10 मोल्स ऑफ वाटर कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगी या एब्जॉर्ब कर लेगी? उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 10 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाएंगे इनडायरेक्टली? समझ में आया? सवाल समझ में आया? रूम था, रूम के अंदर नाइट्रोजन था 0.8, मैंने यहाँ 10 मोल्स ऑफ वाटर छोड़ दिए। आपको बताना है कि ये 10 मोल ऑफ वाटर कितना नाइट्रोजन को डिसॉल्व कर देंगे इस 0.8 में से। ठीक है? ट्राई करना इसको, नहीं आए तो मैं बताऊंगा इसे। ओ, सवाल लिख लिया था क्या सबने, कि बच रहा था किसी का? क्वेश्चन नोट डाउन हो गया था भैया सबका? नेक्स्ट एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख लीजिए। चलो बढ़िया। नेक्स्ट एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख लीजिए, इम्मिसिबल लिक्विड। समझने की कोशिश करना, हालांकि है कुछ नहीं समझने जैसा। इम्मिसिबल लिक्विड माने क्या भाई? ऐसे लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व ही ना हो। ठीक है? द टाइप ऑफ लिक्विड
डू नॉट, अभी तक आप जो पढ़ते हुए आए थे वो आप ऐसा पढ़ते हुए आ रहे थे कि जो चीजें आपस में डिसॉल्व होती, डिसॉल्व होने पे हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट घट जाए, हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट घट जाए, हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाए। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज ले लूं जो आपस में डिसॉल्व ही नहीं हो रही तो क्या, तो उसका वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, तो वो पढ़ने जा रहे हैं। द टाइप ऑफ लिक्विड, हाँ ये लिखना है, डू नॉट मिक्स विद, सॉरी द नहीं, दीज लिखना, ग्रामेटिकल एरर, these type of liquid do not mix with each other and it is used to separate impurities from original liquid। ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली मैं अगर बोलूं, दो लिक्विड को इस तरीके से मिक्स करना कि वो आपस में मिक्स ही ना, ठीक है, when two liquid are mixed in such a way that they do not mix at all। तो इस केस में जो टोटल प्रेशर होगा वो अभी पी ए प्लस पी बी के ही बराबर होगा। लेकिन अब मैं पूछूं कि भैया पी ए किसके बराबर, तो आप क्या बोलोगे, पी नॉट ए जाए ए। क्यों, अरे जब ए मिक्स ही नहीं हुआ तो भाई सॉल्यूशन में भी ए प्योर फॉर्म में ही रहेगा। तो अगर कोई चीज प्योर फॉर्म में देन पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए जाए। और अगर मैं पूछूं पी बी किसके बराबर, तो वो भी आप क्या लिखोगे, पी नॉट बी जाए बी, क्योंकि ए भी मिक्स नहीं हुआ और बी भी मिक्स नहीं हुआ। पी ए बराबर पी नॉट ए जाइए, मतलब जो आपका जाइए है वो सॉल्यूशन में भी प्योर फॉर्म में है और जो जाई भी है वो सॉल्यूशन में भी प्योर फॉर्म में। जब मिक्स ही नहीं हो रहे तो क्या, कुछ चेंज ही नहीं होगा। समझ में आई बात, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए डन, बता दें। तो भाई जैसा कि अपन ने लिखा दैट पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, है ना, ये आपने लिख रखा है। एंड पी ए बराबर हो गया पी नॉट ए जाइए के, क्योंकि मिक्स ही नहीं हुआ तो प्योर फॉर्म में है। पी बी भी बराबर हो गया पी नॉट बी जाई बी के। तो इफ जाई ए इक्वल्स टू वन, क्योंकि मिक्स ही नहीं हुआ तो वो भी प्योर फॉर्म में है, एंड जाई भी इक्वल्स टू वन, मिक्स नहीं हुआ तो वो भी प्योर फॉर्म में है। तो पी ए जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी ए जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के। और पी बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट बी के। यही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इक्वेशन वन में। तो मेरा जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका प्रेशर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब भाई पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करते थे, पीवी इक्वल टू एन आर टी। अब जो पार्शियल प्रेशर है वो तो प्रेशर इन प्योर फॉर्म के बराबर है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, दैट पी नॉट ए इक्वल्स टू एन ए इंटू आर टी बाई वी एंड पी नॉट बी इक्वल्स टू एन बी इंटू आर टी बाई वी। अब अगर आप दोनों का रेशो लोगे पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आर टी अपॉन वी, और आर टी अपॉन वी तो कैंसिल आउट हो गया, सो इट इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी।
और मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट बाय मोलर मास। कुल मिला के जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, WA/WB मल्टीप्लाई बाय NB/NA। तो कुल मिला के अगर दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिक्स करा जाता है तो उस केस में वेपर प्रेशर इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। समझ में आती है बात। अब मुझे बताओ जरा, टोटल प्रेशर जो है वो बड़ा है कि घटा है? टोटल वेपर प्रेशर बड़ा है कि घटा है? तो भैया सॉल्यूशन का जो है वो तो प्योर वाले के बराबर हो चुका है। तो मतलब टोटल प्रेशर जो हो गया वो क्या हो गया, दोनों का एडिशन मतलब बढ़ गया। टोटल प्रेशर बढ़ गया मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया, और वेपर प्रेशर बढ़ गया मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया। वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली। सॉल्यूशन में अब मत अटकना इसमें किसी भी चीजों में। ऑब्वियस सी बात है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वेपर प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या कहना चाह रहा हूँ भैया मैं, अगर आप दो इमिसिबल लिक्विड मिक्स करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन विल डिक्रीज, माने वो आसानी से बॉयल हो जाएगा। समझ में आती है बात। लिख लीजिए, फिर मैं आगे ऑब्जर्वेशन लिखवा देता हूँ। तो क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे, सिंस टोटल वेपर प्रेशर is higher, so boiling point is lowered, that is immiscible liquid solutions will boil at a temperature। इसके बाद आगे लिखेंगे, पहले यहाँ तक लिख लो। तो इसके बाद क्या लिखना है, वापस रिपीट कर देता हूँ भैया। मैंने आपसे पूछा कि टोटल प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि टोटल प्रेशर बढ़ रहा है। इंडिविजुअली प्रेशर क्या था, P0 है, इसका कितना था P0 भी, लेकिन जब बाद में आपने दोनों को मिक्स करा तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। टोटल प्रेशर बढ़ गया मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट गया। तो कहने का मतलब जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के, वही लिख रहे हैं अपन। दैट इज immiscible liquid solution will boil at a temperature which is smaller than boiling point of individual components। ठीक है, तो यहाँ खत्म हो जाता है आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू सॉलिड स्टेट। चलो, तो सॉलिड स्टेट के बारे में एक बात थोड़ी सी गांठ बांध ले भाई, है ना। सवाल इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा दो सर। कौन से क्वेश्चन का बेटा, जेई वाला स्क्रीन नहीं आ रही? अरे अरे स्क्रीन किसको नहीं दिख रही भाई? उसी टाइम बोल देते यार। लो भाई देख लो वो सवाल जो दे रखा है, इससे अच्छा उसी टाइम करवा देता हूँ। देखो सवाल क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा है मुझे, KH ऑफ N2 10⁵ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। आपके रूम में जो एयर है उसके अंदर नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली 0.8% है। उसने बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करके बता दो
कब? अगर मैंने आपके रूम में 10 मोल्स ऑफ वाटर छोड़ दिए एट 5 atm प्रेशर एंड 298 केल्विन, अगर इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पे मैं इतने मोल्स ऑफ वाटर आपके रूम में छोड़ दूंगा, तो बताओ इनडायरेक्टली ये 10 मोल्स ऑफ वाटर कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपने अंदर डिसॉल्व करवा देगा? ठीक है, तो समझिए सवाल को। पहला तो क्या है, मेरे को हेनरी कांस्टेंट दे रखा है। हेनरी कांस्टेंट दे रखा है मतलब फॉर्मूला क्या रखेगा, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इंटू सॉरी के एच इंटू एक्स। ठीक है, ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, इंडिविजुअल गैस। और किस गैस के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, यानी कि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो क्या आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पता है क्या? बिल्कुल 0.8। लेकिन क्या आपको पार्शियल प्रेशर पता है क्या? नहीं। पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बोलो भाई। ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हो क्या जिससे पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करा जा सके? कुछ पढ़ा है क्या ऐसा? अरे ये नाम सुना है क्या, डाल्टन्स लॉ। तो पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यहां से मैं पार्शियल प्रेशर निकाल लूंगा कि नहीं। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन दैट वी हैड गिवन? कितना दे रखा है? 0.8 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर कितना दे रखा है? 5। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4 atm। यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं। पार्शियल प्रेशर बराबर के एच 10⁵ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आ गया? 4 इंटू 10⁻⁻5 atm। बताओ सवाल में कोई डाउट है? कोई चीज क्यों लगाई, क्या करी, पूछ लो। सबने नोट डाउन कर लिया? कर लो, जब बता देना है ना। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। चलो भाई, सबका हो गया। ठीक है, चलिए बताइए आप सबको ये आंसर गलत है। ठीक है, अब गलत क्या है वो समझ लो। ये हटा दूं, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं होगी, सबका हो गया होगा, है ना। दो चीजों से मैं इन बात को प्रूव कर देता हूँ। पहला, जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकला 4 इंटू 10⁻⁻5, हमेशा ध्यान रखना जो भी आप, कंफर्म बात है देखना, ये JEE का सवाल है और उसमें एक ऑप्शन था ये गिवन। इतना गलीच होता है पेपर बनाने वाला, वो जानता है कि तुम लोग कहाँ कूदी मारोगे और वो ऑप्शन दे देता है। अब अपन ने देख लिया अपनी आंखों को, तो सुकून प्राप्त हो जाता है। जैसे ही अपना आंसर और ऑप्शन मैच हो जाता है, बस जीवन तो स्वर्ग हो गया। तो उसने यही ऑप्शन दे रखा था एक सवाल में और काफी लोग टिक करके आ गए इसको। हमेशा ध्यान रखना, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल गिवन होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो भी आप निकालते हो गिवन, वो हमेशा फॉर सॉरी गिवन विद रेस्पेक्ट टू 1 मोल। जो भी आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो वो विद रेस्पेक्ट टू 1 मोल्स निकालते हो। आपने कितने मोल्स लिए वाटर के? 10।
तो ये जो आएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ ATM होगा आंसर। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे? समझ में आई क्या बात? इतने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व कर लेगा पानी। ठीक है, ये तो हो गया जनरल बात। अब मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये मैं प्रूव करवा देता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल ही क्यों होता है, समझना खुद। भाई तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, ये चाहो तो ये भी नोट डाउन कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा, है ना। भाई तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होता है? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब यही जो आपकी वैल्यू आई है ये कितनी आई है? 4 इंटू 10⁻⁻⁵। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आपका 4 इंटू 10⁻⁻⁵ आया, और मोल फ्रैक्शन को मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई साहब ये वैल्यू बहुत छोटी है कि बहुत बड़ी है, मुझे खुद बताओ। तो अपन जानते हैं सिंस 4 इंटू 10⁻⁻⁵ इज अ वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू, अब क्योंकि ये वैल्यू बहुत भाई छोटी है, तो मुझे बताइए जरा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O में बड़ा कौन होगा? मैथ्स तुम्हारी अच्छी है ऐसा उम्मीद करता हूं। अगर ये वैल्यू इतनी छोटी है तो मुझे बताओ, अच्छा ऐसे बात करते, अगर ये वैल्यू इतनी छोटी है तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए? अरे भाई साहब आराम से भैया, आराम से, है ना, कम होने चाहिए, है ना। ये वैल्यू इतनी कम है तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कम होने चाहिए। तो नीचे वाली वैल्यू यानी कि ये बड़ी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो भैया आप ही ने माना कि सर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन छोटा होना चाहिए और टोटल मोल्स जो है वो बड़े होने चाहिए। अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी है और ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि इसका मतलब मोल्स ऑफ वाटर जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं? अगर नीचे वाली वैल्यू तुम्हारी बहुत बड़ी आ रही है, ऊपर वाली वैल्यू तुम्हारी छोटी आ रही है, कहने का मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ वाटर। तो क्या मैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को नेग्लेक्ट कर दूं क्या इन कंपेयर टू मोल्स ऑफ वाटर? तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं दैट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर? और वो किसके बराबर होगा? 1 के। टोटल मोल्स तो 1 के बराबर ही होते हैं, समझ में आई? तो कुल मिला के अगर नीचे वाली वैल्यू 1 के बराबर है तो द न्यू इक्वेशन बिकम्स व्हाट? 4 इंटू 10⁻⁻⁵ बराबर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नीचे, नीचे क्या लिखूंगा? मोल्स ऑफ वाटर, और वो किसके बराबर है? 1 के। तो यहां से मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आ गए? 4 इंटू 10⁻⁻⁵। ये बात समझ में आई क्या? और ये मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपके किसके रिस्पेक्ट में आए हैं? विद रेस्पेक्ट टू 1 मोल। टोटल मोल कितने लिए हैं आपने? एक ही तो लिया है। ये क्या थे नीचे? टोटल मोल्स ही तो थे। तो ये जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आए हैं ये विद रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स, एंड व्हाट आर दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स? 1 मोल के रिस्पेक्ट में आए हैं। और 10 मोल के रिस्पेक्ट में कितने होंगे? 4 इंटू 10⁻⁻⁴। समझ में आया क्या कि वापस रिपीट करूं? बोलो किसको समझ में नहीं आया? इसके आगे मैं लिखवा दूंगा, यहां तक हो जाए जब बता देना, है ना। ये क्या लिखेंगे अपन? हेंस द गिवन जो भी आपके मोल फ्रैक्शन आया वो विद रिस्पेक्ट टू किसके आया? मोल फ्रैक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू
1 मोल ऑफ सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट कौन था? पानी। जो भी आपका मोल फ्रैक्शन आया वो 1 मोल ऑफ पानी के रेस्पेक्ट में आया था। अपने पास कितने मोल्स थे पानी के? 10। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर हो गया? 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10 माने 4 इंटू 10⁻⁻4। कर लो भाई छापा छुपी। नेक्स्ट वी स्टार्ट सॉलिड स्टेट। अरे कल से कोई छुट्टियां वुट्टियां आएंगे तुम्हारी? हाँ भाई, कल से कोई हॉलीडे हॉलीडे है कि नहीं? हो गया होगा, इसमें कुछ उतारने जैसा था नहीं। बच भी रहा है तो वो जो वीडियो अपलोड होगा उसमें देख लेना थोड़ा बहुत जो भी पेंडिंग। ठीक है, हटा लो मैं इसको। अब हम बात करेंगे किसकी भाई साहब? सॉलिड स्टेट की। चालू करने से पहले मैं आपको दो चार बातें अभी क्लैरिफाई कर दूं। ठीक है, पहला, और श्योर एंड श्योर, अगर इस चैप्टर में से सवाल आता है, मेंस के बारे में बात चल रही है, ठीक है, मेंस या जो भी आप लोग बोल लो, नीट इनडायरेक्टली, तो सवाल तो यूजुअली दो ही तरीके के फ्रेम होते हैं, इधर इट इज थियोरेटिकल। एक काम कर रहा हूँ भाई, मेरा थोड़ा स्क्रीन, सॉलिड स्टेट चालू कर रहे थे और भाई फिर वही बकवास आ रही है। चलिए कोई इशू नहीं, जो है जैसा है देखी जाएगी। तो सॉलिड स्टेट के अंदर देखिए दो तरीके के आपके सवाल आएंगे। मैं मेंस और नीट की बात कर रहा हूँ, इधर इट इज प्योरली थियोरेटिकल। वॉइस लैग हो रहा है क्या भाई? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है मेरी वॉइस, जब मैं अपलोड करूंगा कोई इशू नहीं। जब मैं अपलोड करूंगा तो उस टाइम क्लियर आएगी, तो उसमें टेंशन मत लेना। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आज अपन वैसे भी ज्यादा नहीं देख सकते क्योंकि बैटरी बहुत कम है। खैर, तो सॉलिड स्टेट के नाम पे मैं क्या कह रहा था कि दो तरीके के सवाल आएंगे, इधर इट इज थियोरेटिकल और इट इज न्यूमेरिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल के नाम पे मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, अब जिसने सुन ली उसके नंबर आ गए, जिसने नहीं सुनी वो कटवा बैठा अपना तामझाम। थ्योरेटिकल में से आपके अगर जो सवाल आता है तो वो आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर से। मैं थ्योरेटिकल में मतलब वो चीजें बोल रहा हूँ जो आपको याद रख लेनी है। अच्छा, रीजन जरूर बताया जाएगा सब में से, सबका इंडिविजुअल रीजन जरूर बताया जाएगा। जैसे लोग आपको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर याद रख लो, मैं आपको तरीका बताऊंगा बकायदा फाइंड आउट करने का। थ्योरेटिकल में से 90% चांस है सवाल इसमें से आता है, चाहे कोई एग्जाम फाइट कर लो। ठीक है, बाकी बच्चा कुछ तो वो थोड़े डिफेक्ट्स में से आता है। ठीक है, वो डिफेक्ट में से सवाल आएगा। न्यूमेरिकल वाइज अगर अपन बात करें तो न्यूमेरिकल वाइज वो ए या आर के रिलेशन के स्पेकुलेशन के बेसिस पे कोई सवाल पूछ लेता है। ए क्या होती है? एच लेंथ। आर क्या होती है? रेडियस। कौन सी चीज किस चिड़िया का नाम है वो अपन बाद में देखेंगे। न्यूमेरिकल वाइज वो ए या आर के बेसिस पे रिलेशन पूछ के सवाल दे देता है, या वो डेंसिटी का एक घटिया सा फॉर्मूला पूछ लेता है। ये थोड़ी बहुत बातें हो गई। एडवांस के बेसिस पे बात करूं तो एडवांस में वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देगा, ज्यादा भारी भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, वो अपन देखेंगे। तो एक तो हल्का सा न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। बाकी मैं आपको थोड़े से एक्स्ट्रा सॉलिड स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, उन सॉलिड स्ट्रक्चर्स की आपको सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। एडवांस यहाँ तक पहुंच सकता है, लेकिन ये बात कंफर्म है आएगा मेरे नोट से। तुम्हारी तो अभी मेंस पहली फाइट है, एग्जाम जो आप लोग पहला दोगे वो अपना जो पहला मेन होना चाहिए, ये वो मेंस क्लियर करने का होना चाहिए। तो आपको मेन अभी इस पे ध्यान देना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर जो भी मैं बोल लूँ, 90% चांस होते हैं इस पे से सवाल है। और वो और घटिया लेवल पे उतर जाता है तो वो इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करवा लेता है। अब वो क्या होता है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अपन तब देखेंगे।
थोड़ा सा इमेजिनेशन बेस्ड का चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इमेजिन करना पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि मैं इसको स्क्रीन से समझा सकूं, अगर नहीं हो पाएगा देन आई विल ट्राई, क्योंकि मेरे पास वो फोन स्टैंड नहीं है कि मैं आपकी वीडियो सेशन ले सकूं, बट अगर स्टिल ज़्यादा